हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों का स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने ही चैनल फटाफट एजुकेशन में। तो आज आज का टॉपिक है झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। ये भी लंबा टॉपिक है, तो इसको हम लोग 4 पार्ट में कवर करेंगे। तो ये पहला पार्ट है झारखंड के क्षेत्रीय वंश में। और आप लोग जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो झारखंड से रिलेटेड है। और ये झारखंड जॉब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो भी एस्पिरेंट जो झारखंड जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल होगा। तो आप लोग प्लीज़ इस सेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जाएगा और ये बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं झारखंड का। तो अब शुरू करते हैं। आप लोग के लिए मोटिवेशन कोट की जीवन में किस्मत पर नहीं अपनी मेहनत गुरूर पर होना चाहिए। तो जीवन पर किस्मत पर अड़े मत रहिए कि किस्मत ये है वो है, नहीं, सिर्फ मेहनत करते रहिए तभी आपका रंग लाएगा मेहनत। ठीक, चलिए अब हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। तो झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश 4 भागों में बांटा हुआ है। ये 4 भाग इस प्रकार हैं। झारखंड का मुंडा पहले पढ़ेंगे हम लोग, झारखंड का मुंडा राज। उसके बाद छोटा नागपुर खास का नागवंश, पलामू का रक्सेल वंश और सिंहभूम का सिंह वंश। तो ये पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले टॉपिक झारखंड का मुंडा राज। तो झारखंड का मुंडा राज जो है तो उसका हम लोग कवर करेंगे। तो झारखंड के मुंडा राज में झारखंड में मुंडाओं का आगमन मध्य भारत आजमगढ़ की ओर से हुआ है। तो झारखंड में जो मुंडाओं का जो शुरुआत हुआ है, आगमन हुआ है, वो झारखंड के मध्य भारत आजमगढ़ से हुआ है। और आजमगढ़ इस प्रकार है इसका। तो आजमगढ़ पहले है, उसके बाद हरदीनगर, पिपरागढ़, रोहतासगढ़ और झारखंड। तो इस प्रकार उसका क्रम बना हुआ है। आजमगढ़ है पहले, उसके बाद हरदीनगर, फिर पिपरागढ़, रोहतासगढ़ और झारखंड। उसके बाद हम लोग देखते हैं, आजमगढ़ हम लोगों ने देखा, उसके बाद रोहतासगढ़ देखते हैं। रोहतासगढ़ में इस समय खरवारों का शासन था, जिसमें संघर्ष में पराजित होने पर मुंडाओं का आगमन झारखंड की ओर हुआ। तो रोहतासगढ़ में क्या था, इस समय जो शासन चल रहा था वो खरवारों का शासन चल रहा था, खरवार जाति का। और जिसमें संघर्ष में वो सब पराजित हो जाते हैं और फिर मुंडा सब जो होते हैं, मुंडा जनजाति, वो सब वो मुंडाओं का आगमन होता है झारखंड की ओर। उसके बाद शरत चंद्र राय के अनुसार झारखंड राज्य में मुंडाओं का आगमन 600 ईसा पूर्व हुआ था। तो शरत चंद्र राय के अनुसार वो कहते हैं कि झारखंड राज्य में जो मुंडाओं का आगमन हुआ था वो 600 ईसा पूर्व पहले हो गया था झारखंड में। और झारखंड की जनजातियों में मुंडाओं ने ही सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की। तो ये भी कहते हैं कि झारखंड की जो जनजाति होती है, मुंडा जनजाति, उन्होंने ही सबसे पहले राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। कौन? मुंडा जनजाति। और फिर रीता मुंडा और रिसा मुंडा को ही सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय जाता है। तो ये देखिए, इसमें ये कहा जाता है कि झारखंड की जो जनजाति होती है वो मुंडा जनजाति सबसे सर्वप्रथम ही थी जो राज्य निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ की थी। और रीता मुंडा जनजाति और रीसा मुंडा जनजाति को ही सबसे पहले झारखंड राज्य की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय जाता है। जो रीता मुंडा होते हैं या रीसा मुंडा होते हैं, वही मुंडा जनजाति झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो शुरू हुआ है उसका श्रेय उन्हीं को जाता है। श्रीसा मुंडा ने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया और इस नव स्थापित राज्य का नाम सुतिया पाहन के नाम से सुतिया नागखंड पड़ा। तो देखिए, जो इसमें जो दो है, रीसा मुंडा और रीता मुंडा, तो जो रीसा मुंडा था उन्होंने ही सुतिया पाहन जो होते हैं वो मुंडाओं का शासक नियुक्त किया है। तो रीसा मुंडा सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया है। और ये जो नया शासक जो नियुक्त किया गया था उससे नव स्थापित राज्य का नाम सुतिया पाहन के नाम पर जो नया शासन बना, तो सुतिया पाहन नहीं रख के उसका नाम सुतिया नागखंड रखा था।
ठीक इसी के कारण झारखंड को सुतिया नागखंड भी कहा जाता है। और सुतिया नागखंड की राजधानी सुतियाम्बे वर्तमान पिठोरिया थी। तो सुतिया नागखंड की जो राजधानी थी वो सुतियाम्बे थी और ये वर्तमान पिठोरिया में स्थित है। सुतिया नागखंड नामक इस राज्य को सुतिया पाहन ने 7 गढ़ों और 27 परगनों में विभक्त किया। ये जो सुतिया नागखंड है, ये जो नामक जो राज्य बना था सुतिया पाहन, तो उसमें 7 गढ़ बनाए गए थे और 21 परगना में बांटा गया था। 7 गढ़ और 21 परगना। तो इसमें आपको ऐसे पूछ सकता है कि 7 गढ़ 21 परगना में बांटा गया था, ये कौन सा नागखंड था? तो ये सुतिया नागखंड ही था। और फिर ये गढ़ जो थे, 7 गढ़ और 21 परगना जो नाम है, ये इस प्रकार है। तो 7 गढ़ का नाम है और उसका जो नया नाम है ये, और 21 परगना जो है उसका नया नाम है ये। तो देखिए, लोहागढ़ को अभी नया नाम दिया गया है लोहरदगा, पालूनगढ़ को पलामू, हजारीबाग को हजारीबाग, सिंहभूम को सिमगढ़ को सिमभूम, मानगढ़ को मानभूम, सुरगुमगुड़ को सरगुजा और केसलगढ़ को केसलगढ़ ही कहा गया है। और अगर हम लोग देखते हैं परगना में, तो ओमडंडा है सबसे पहला नाम, उसके बाद दोईसा, उसके बाद आया खोखरा, सरगुजा, जसपुर, गंगपुर, ये 21 नाम है। आप लोग काउंट करके भी देखिएगा, ये 21 नाम हो जाएंगे। ओमडंगा, खरगुजा, गिरगा, बिरना, बेलसिंह, खरसिंह, कोयरा, पोड़ैयाहाट, पोड़हाट, उदयपुर, तमाड़, सोनपुर, बिरुआ, जसपुर, दोईसा, खुखरा, गंगपुर, लचरा, बेलखादर, लोहरडी, बोनाई और चंगमलकर। तो ये सारे नाम थे 21 परगनों के। अब हम लोग देख लेते हैं। इस राज्य अधिक दिन तक अस्थायी नहीं रह सका। इस राज्य का अंतिम शासक मदरा मुंडा था। तो ये जो पाहन जो थे, पाहन नागखंड का जो निर्माण हुआ था, तो उस राज्य का बहुत ज़्यादा दिन तक वो अस्थायी नहीं रह पाया। उसके बाद एक नया शासक आया और सबसे अंतिम भी था, वो था मदरा मुंडा। और मदरा मुंडा ने ही मुड़मा जतरा मेला की शुरुआत की थी। और जो मदरा मुंडा जो थे जनजाति, उसके द्वारा ही मुड़मा जतरा मेला की शुरुआत हुई थी। अब छोटा नागपुर खास का हम लोग देखेंगे नागवंश, जो दूसरे भाग में है, छोटा नागपुर खास का नागवंश। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे है फनी मुकुट राय। सबसे पहले अस्थाई इन्होंने ही किया था, स्थापना इन्होंने ही किया था खास नागवंश का, फनी मुकुट राय। तो ये जो फनी मुकुट राय है, तो ये मुंडा राज के बाद नागवंश द्वारा अपना राज स्थापित किया था। तो मैंने बताया अभी तुरंत कि फनी मुकुट राय वो नागवंश के सबसे वो नागवंश वंश की स्थापना किए थे उन्होंने, फनी मुकुट राय ने। और अंतिम जो मुंडा राजा था मदरा मुंडा, वो अन्य नेता की सर्वसम्मति में 64 ईस्वी को फनी मुकुट राय को राजा बना दिया। और सबसे जो मुंडा राज में हम लोग देखें, लास्ट जो शासक था मदरा मुंडा, उसके बाद उन्होंने अन्य मतलब नेताओं की सहमति ली और 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय को राजा चुना गया, जो नागवंश थे। और इसने नागवंशी शासन की स्थापना की थी, नागवंशी राज्य की स्थापना की थी और सुतियाम्बो को अपने राजधानी बनाया। तो जो मुंडा में जो सुतियाम्बे था, हम लोग देखे सुतना पाहन, तो उसके बाद वो सब सुतियाम्बे में राजधानी बनाया था। और इन्होंने भी जब इनका राज्य स्थापित हुआ, तो ये भी सुतियाम्बे में अपने राजधानी बनाया। और जे रीड के अनुसार 10वीं सदी में नागवंशी राज्य की स्थापना हुई थी। जे रीड एक लेखक का नाम है, तो उनके द्वारा ये बताते हैं कि 10वीं शताब्दी में नागवंशी राज्य की स्थापना हो गई थी। और फिर फनी मुकुट राय ने पुंडरीक नाग और बनारसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। और जो खनी मुकुट राय जो थे, वो पुंडरीक नाग और वाराणसी की ब्राह्मण थी कन्या पार्वती का पुत्र था। मतलब ऐसा बोला जाता है कि पुंडरीक नाग और पार्वती जो थी ब्राह्मण कन्या से, वो दोनों पति पत्नी थे और उनका ही बेटा था फनी मुकुट राय।
फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। फनी मुकुट राय जो है उसको नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। और फनी मुकुट राय का विवाह पंचेत राजी नागवंशी राज्य के पूर्व में स्थित एक राजघराने में हुई थी। फनी मुकुट राय की जो विवाह हुई थी वो पंचेत राज्य के एक राजघराने में हुई थी। और पंचेत गौवंशी राज्य था। और वो जो पंचेत जो था वो गौवंशी राज्य था और जिसका राज्य चिन्ह कपिला गाय की पूछ थी। और उनका फनी मुकुट राय का जो विवाह पंचेत राज्य में स्थित जो राजघराने में हुआ था। और वो जो पंचेत राजघराना था वो गोवंशी राज्य था और जिसका जो राज्य चिन्ह था वो कपिला गाय की पूछ थी। और फनी मुकुट राय ने पंचेत के राजा के मदद से क्योंझोर राज्य नागवंशी राज्य के दक्षिण में स्थित को पराजित किया था। और फिर फनी मुकुट राय पंचेत राज की मदद ली और उन्होंने नागवंशी राज्य के जो दक्षिण में स्थित है उसको पराजित कर दिया। उसका नाम है जो दक्षिण में स्थित है उसका नाम है क्योंझोर राज्य, उसको पराजित कर दिया। और फनी मुकुट राय का राज्य 66 परगना में विभाजित हो गया और उसको पराजित कर दिया। और फनी मुकुट राज जो 21 राज्य थे, याद रखिएगा आप लोग, 21 जो परगना थे वो मुंडा शासन के दौरान हुआ था। और जब नागवंशी शासन फनी मुकुट राय आए तो वो 66 परगना में विभाजित हो गया। और फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे को ही बनाया था। वहाँ एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया और उन्होंने ठाकुरबाड़ी की प्राण प्रतिष्ठा की। तो फनी मुकुट राय जब उसका राज स्थापित हो गया और अपना राजधानी जब सुतियांबे बनाया तो वहाँ एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया फनी मुकुट राय ने। और उन्होंने इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी करवाया। और फनी मुकुट राय ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को भी आश्रय दिया। जो फनी मुकुट का राज्य था तो उसमें गैर आदिवासी को भी आश्रय दिया और आश्रय पाने वाले गैर आदिवासियों ने भवराव श्रीवास्तव बेलकुप्पी गांव को अपना दीवान बनाया। क्योंकि देखिए आदिवासी और गैर आदिवासी भी रहने लगे वहाँ पे फनी मुकुट राय के राज्य पर। और ये जो अपना आश्रय बनाया था गैर आदिवासी भी था और इस आश्रय में पाने वाले गैर आदिवासियों में से एक था भवराय श्रीवास्तव। तो ये याद रखिएगा, ये गैर आदिवासी ही था, उसी में एक था भवराय श्रीवास्तव। वो बेलकुप्पी गांव को अपना दीवान बनाया। एक गांव था बेलकुप्पी, उसी गांव को अपना दीवान बना लिया था। और बाघदेव ने फनी मुकुट राय की हत्या कर दी। जब बाघदेव आए तो उन्होंने फनी मुकुट राय की हत्या कर दी। और फनी मुकुट राय के बाद मुकुट राय, घट राय, मदन राय, प्रताप राय तथा दर्प शाह शासक बने। जब फनी मुकुट राय की जब मृत्यु हो जाती है, जो बालदेव सिंह कर देते हैं, हत्या कर देती है उनकी, तो उसके बाद उनके जो बेटे होते हैं मुकुट राय, उसके बाद उसके बेटे होते हैं घटराज, उसके बाद उसके बेटे होते हैं, मतलब वंशानुगत चलते हैं। और ये दर्प शाह जो होते हैं वो लास्ट शासक बने थे। और प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियम्बा से चुटिया स्थानांतरित की और काशी तक के लोगों को चुटिया में बसाया। और उतना जब आया प्रताप राय, उसमें देखिए मुकुट राय आया तो उसने भी सुतियांबे ही रहा। और घटराज जो आया उसमें भी सुतियांबे ही रहा। मदन राय भी अपनी राजधानी सुतियांबे को ही बनाई। लेकिन जब प्रताप राय आ गए तो उन्होंने अपनी राजधानी चेंज कर दिया। उन्होंने सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरण कर दिया, चुटिया को कर दिया। और वहाँ काशी के लोग भी लोगों को भी, काशी के जो लोग थे उसको भी चुटिया में ही बसाया था। अब आते हैं हम लोग भीमकर्ण पर, जिसकी जो कालखंड है वो 1095 से लेकर 1184 ईस्वी तक है। लेकिन उससे पहले देखिए कुछ कुछ की पॉइंट है, हम लोग गौर करते हैं इस पे। नागवंश का जो आदि पुरुष जो कहलाते हैं वो फनी मुकुट राय कहलाते हैं। और उसका जो नागवंशी शासक जो चला है वंशानुगत, ये देख लेते हैं। सबसे पहले संस्थापक है नागवंश का, संस्थापक जिनके द्वारा हुआ है वो है फनी मुकुट राय। उसके बाद है मुकुट राय, फिर घट राय, फिर मदन राय, प्रताप राय जिन्होंने सुतियांबे से अपना राजधानी चुटिया बनाया था। उसके बाद लास्ट शासक था इनका दर्पनाथ शाह। तो ये याद रखिएगा, ये की पॉइंट भी आता है। ठीक, ये जो हम लोग वंशानुगत हम लोग शासक पढ़ते हैं, नागवंशी के जो प्रमुख शासक थे, तो ये भी एग्जाम में आता है। बोलेगा कि क्रमानुसार बताइए
कि कौन नागवंशी शासक नहीं है, और क्रम के अनुसार बताइए। तो ये नागवंशी शासक आप लोग को बताना पड़ेगा, ठीक। तो ये नागवंशी शासक आप लोग को बताना पड़ेगा ऐसे करके, तो ये याद रखना जरूरी होता है। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग देखते हैं भीमकर्ण के बारे में। भीमकर्ण जो कि जिनका राज्य स्थापना के बाद 1095 से लेकर 1184 ईस्वी तक चला था। भीमकर्ण प्रथम प्रतापी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। भीमकर्ण जो थे वो प्रतापी शासक थे और फर्स्ट बार थे, और जिन्होंने राज्य के स्थान पर राय जो होता है टाइटिल, वो राय के स्थान पर उन्होंने कर्ण अपना टाइटिल लगाया, जो कालूचुरी वंश के लक्ष्मीकर्ण पर प्रभुत्व के बाद, जो कालचुरी वंश थे उसमें जो लक्ष्मीकर्ण थे उसके प्रभुत्व के बाद उन्होंने धारण किया था। तो उन्होंने, मतलब इसका नाम था भीमराय, तो भीमराय को बदल के उन्होंने अपना कर्ण का उपाधि लिया, इसीलिए भीमकर्ण हो गया। कर्ण की उपाधि उन्होंने कलचुरी राजवंश की उपाधि से प्रभावित थी। जो उन्होंने कर्ण की उपाधि ली थी वो कलचुरी राज्य की उपाधि से प्रभावित थी, ठीक। और देखते हैं हम लोग आगे। भीमकर्ण के काल में सरगुजा के रक्सेल वंश, जो भीमकर्ण के काल जब उनका शासन काल था तो सरगुजा के रक्सेल वंश जो है ये वंशी रक्सेल थे, और उनको 12,000 घुड़सवारों और विशाल पैदल सेना के साथ नागवंशी राज्य का पर आक्रमण कर दिया, जिसे बरवा की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। जब भीमकर्ण के काल जब शासन काल चल रहा था तो उन्होंने सरगुजा के जो रक्सेल राजा थे उसने 12,000 घुड़सवारी और जो विशाल जो पैदल चल रहे थे सेना उसके साथ नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर देता है भीमकर्ण, और इसे बरवा की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। और भीमकर्ण के बरवा की लड़ाई जाना जाता है, और फिर भीमकर्ण के सरगुजा के हेई वंशी रक्सेल राजा की बरवा की लड़ाई में पराजित किया, और इस विजय के बाद भीमकर्ण ने रक्सेलों को लूटा और बरवा व पलामू की टोरी वर्तमान समय में लातेहार जिले में स्थित पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में भीमकर्ण को वासुदेव की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई। तो देखिए इसमें जो है भीमकर्ण जब आए, जब भीमकर्ण का जब शासन काल चल रहा था तो उन्होंने खरगुजा के रक्सेल वंश के साथ 12,000 घुड़सवारियों और जो विशाल सेना चल रहे थे, जो पैदल विशाल सेना जो चल रहे थे, वो नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर देता है, जिसे बरवा की लड़ाई भी कहा जाता है। तो उसके बाद भीमकर्ण ने सरगुजा के जो हेई वंशी रक्सेल राजा थे और उसके साथ जो लड़ाई किया बरवा की लड़ाई, उसमें पराजित कर देता है। बरवा की लड़ाई में जो है ये रक्सेल होते हैं, जो रक्सेल राजा थे सरगुजा के, उसका पराजय हो जाता है और जीत जाता है भीमकर्ण। और इस विजय के बाद भीमकर्ण ने रक्सेलों को लूट लेता है। जो रक्सेल राजा थे सरगुजा के जो रक्सेल राजा थे, जो हे वंशी रक्सेल कहलाते थे, उनको लूट लेते हैं कौन, भीमकर्ण ने। और बरवा और पलामू की टोरी जो वर्तमान समय में लातेहार जिले में स्थित है, एक जगह का नाम है बरवा और पलामू के टोरी, जो लातेहार जिले में स्थित है, उस पर कब्जा कर लेता है अपना कौन, भीमकर्ण ने। और इस लड़ाई में भीमकर्ण को एक वासुदेव की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। तो ये जो लड़ाई हुआ था तो उसमें जब कब्जा कर लिया भीमकर्ण ने, तो उसके बाद वो अटैक करने के बाद उसको एक वासुदेव की मूर्ति प्राप्त होती है। किसको, भीमकर्ण को। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि वासुदेव की मूर्ति किसे प्राप्त हुई है, या भीमकर्ण को किस मूर्ति कौन सा मूर्ति प्राप्त हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को बताना है। और फिर देखिए कर्ण की उपाधि करने वाले सबसे पहला नागवंशी शासक भीमकर्ण। मैंने कहा तुरंत कि जो कर्ण की उपाधि भीमराय के जगह उन्होंने कर्ण की उपाधि अपनी ले ली थी, तो ये सबसे पहला शासक था नागवंशी शासक का। अब हम लोग देखते हैं आगे।
इस लड़ाई में जब उनको वासुदेव की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये लड़ाई के विजय के बाद नागवंशियों का राज्य गढ़वाल राज्य की सीमा तक विस्तारित हो गया। ये लड़ाई जब पूरा ज़्यादा बढ़ने लगा और इस लड़ाई में जब विजय प्राप्त हो गया था भीमकर्ण को, तो उसके बाद नागवंशियों का जो राज्य था गढ़वाल, वहाँ तक के सीमा तक ये लड़ाई विस्तार हो गया और भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण करवाया। और भीम सागर का जब शासनकाल चल रहा था, जब उसका राज्य विस्तार हो रहा था, तो उसी समय भीमकर्ण ने एक सागर को करवाया जिसका नाम था निर्माण करवाया जिसका नाम था उस सागर का भीम सागर। उसने अपने नाम पर ये सागर रखा हुआ था, तो उसके लिए भीमकर्ण ने निर्माण कराया था भीम सागर का। और नागवंशी राज्य की राजधानी चुटिया बंगाल का आक्रमण करने वाले तुर्क आक्रमणकारियों के मार्ग के अत्यंत निकट था। नागवंशी राज्य की राजधानी जो चुटिया थी, वो बंगाल पर आक्रमण करने वाले जो तुर्क आक्रमणकारी थे उसके जो रास्ते में जो अत्यंत निकट था, मतलब बहुत ज़्यादा रास्ते का पत्थर बोल सकते हैं उसको, वैसा था। अतः नागवंशी राज्य पर मुस्लिम आक्रमण से बचने हेतु भीमकर्ण ने 1122 ईस्वी में अपनी राजधानी चुटिया से खुखरा स्थानांतरित कर दी। और जब नागवंशी राजा ने राजधानी चुटिया और बंगाल पर आक्रमण करने वाले तुर्क जो आक्रमणकारी थे उसके मार्ग से अत्यंत निकट जब लगने लगा कि बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो नागवंशी राज्य पर जो मुस्लिम आक्रमण से बचने के लिए भीमकर्ण ने 1122 ईस्वी में अपनी राजधानी चुटिया से खुखरा स्थानांतरित कर दिया। और अब हम लोग देखते हैं शिवदास कर्ण। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि किस नागवंशी शासक ने अपनी राजधानी चुटिया से खुखरा स्थानांतरित कर दी, तो ये भीमकर्ण थे। और देखते हैं यहाँ पे शिवदास कर्ण जो 1367 ईस्वी से 1379 ईस्वी तक कायम रहा, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे शिवकर्ण के बारे में। शिवकर्ण नागवंशी राजा का एक प्रमुख शासक था। शिवकर्ण जो था वो नागवंशी राज्य का एक प्रमुख शासक था। शिवकर्ण ने हापा मुनि जो मंदिर है वहाँ घाघरा और गुमला में स्थित है, उसमें सियानाथ देव के हाथों 1401 ईस्वी में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई। इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में गजघंट राय ने करवाया था। तो देखिए यहाँ पे जो शिवराज कर्ण है उन्होंने एक मंदिर का जो हापा मुनि मंदिर था, हापा मुनि मंदिर को आप लोग अच्छे से परिचित है, मैंने कई बार पढ़ा है, गुमला राज्य में स्थित है ये। और वहाँ पे सियानाथ देव के हाथों 1401 ईस्वी में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई हापा मुनि मंदिर में ही। और इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में गजघंट राय के द्वारा करवाया गया। और प्रताप कर्ण के बारे में जानते हैं। ये अभी तक नागवंशी शासन ही चल रहा है, छोटा नागपुर खास का नागवंश ही चल रहा है ये चैप्टर। तो प्रताप कर्ण के बारे में जानते हैं। उन्होंने शासन किया था 1451 से 1469 में, 1469 तक किया था इन्होंने प्रताप कर्ण ने। और इसके बारे में हम लोग अब जानते हैं। सल्तनत काल के लोधी का वंश के समकालीन नागवंशी राजा प्रताप कर्ण, छत्रकर्ण और विराट कर्ण थे। सल्तनत काल के लोधी वंश जो थे उसके समकालीन नागवंशी राजा थे जो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आएगा कि सल्तनत काल के लोधी वंश किसके समकालीन थे, तो ये नागवंशी राजा के समकालीन थे। और किसके समकालीन थे? प्रताप कर्ण, छत्रकर्ण और विराट कर्ण, ये तीनों थे। और प्रताप कर्ण के समय नागवंशी राज्य घटवार राजाओं के विद्रोह से त्रस्त था। प्रताप कर्ण जो थे उसके समय में नागवंशी राज्य जो चल रहा था घटवार राजाओं के विद्रोह से त्रस्त था। और इस समय तमाड़ के राजा ने नागवंशी राज्य की राजधानी खुखरागढ़ की घेराबंदी कर प्रताप कर्ण के किले में बंदी बना लिया। और ये जो समय चल रहा था प्रताप कर्ण का जो समय चल रहा था, तो उस समय में तमाड़ के राजा थे, नागवंशी राज्य की जो राजधानी खुखरागढ़ बनाई गई थी उसको घेराबंदी कर लिया, प्रतापगढ़ के किले और में बंदी बना लिया। और प्रतापगढ़ का जो किला था उसमें प्रताप कर्ण को
किले में बंदी बना लिया था और प्रताप कर्ण को इस बंदी से मुक्ति पाने हेतु खैरागढ़ को खरवार राजा बागदेव की सहायता लेनी पड़ी थी। तो प्रताप कर्ण को इस बंदी से मुक्ति पाने के लिए जब उन्होंने सोचा तो खैरागढ़ के जो खरवार राजा थे बागदेव, जो हम लोग फनी मुकुट राय के बारे में ही हम लोग पढ़े थे, तो आपको पता ही होगा कि गैर आदिवासी जो राय था बागदेव, और वही बागदेव जो प्रताप कर्ण जिसकी सहायता लेता है, और बागदेव फनी मुकुट राय का जो हत्या किया था, वही बागदेव की बात हो रही है यहाँ पे। और प्रताप कर्ण इस बंदी से मुक्ति पाने के लिए खैरागढ़ के खरवार राजा जो बागदेव थे उनकी सहायता लेते हैं, और बागदेव ने तमाड़ राज्य को पराजित कर दिया। बागदेव तमाड़ के राजा जो थे उसको पराजित कर देते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप इसे कर्णपुरा का क्षेत्र पुरस्कार में मिल जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप इसके रिजल्ट जब आते हैं तो कर्णपुरा का क्षेत्र जो है वो पुरस्कार के रूप में बागदेव को मिल जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्षत्रकर्ण 1469 से लेकर 1496 तक है इनका शासन, और इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। क्षत्रकर्ण लोधी वंश के समकालीन थे और एक प्रतापी नागवंशी राजा थे। जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रतापकर्ण, क्षत्रकर्ण और विराटकर्ण ये तीनों लोधी वंश के समकालीन थे, ये तीनों नहीं नागवंशी शासन थे, इसीलिए क्षत्रकर्ण भी लोधी वंश के समकालीन प्रतापी शासक नागवंश शासक राजा थे। और क्षत्रकर्ण के काल में विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में स्थापित की गई थी। जब क्षत्रकर्ण का जब शासनकाल आया तो उन्होंने जो हापा मुनि मंदिर में विष्णु की मूर्ति स्थापित की थी, तो वो मूर्ति उन्होंने कोराम्बे में स्थापित करवा दी। और इस मूर्ति से प्रभावित होकर बंगाल के प्रख्यात वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु मथुरा जाते समय 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में रुके थे, और इसी मूर्ति से प्रभावित होकर जो विष्णु की मूर्ति अब क्षत्रकर्ण ने कोराम्बे में स्थापित करवा दी। तो इसी मूर्ति से प्रभावित होकर बंगाल के जो प्रख्यात जो वैष्णव संत थे चैतन्य महाप्रभु, उनका नाम है संत का चैतन्य महाप्रभु, और वहाँ वो मथुरा जाते समय 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में रुके और इन्होंने चैतन्य चरितामृत में झारखंड के भौगोलिक आकार का वर्णन किया है। और जो चैतन्य महाप्रभु थे, जो वैष्णव संत थे, उन्होंने चरितामृत में एक ये का नाम है, मतलब ग्रंथ का नाम है चरितामृत, और उसमें जो झारखंड का भौगोलिक एक किताब का नाम है झारखंड का भौगोलिक आकार का वर्णन करते हैं चैतन्य महाप्रभु ने। और चैतन्य चरितामृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने संथाल परगना के कई गांवों में ठाकुरबाड़ी की स्थापना की। चैतन्य महाप्रभु जो चरितामृत के अनुसार उसमें जो लिखा है, उसमें लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु के अनुसार जो संथाल परगना है उसके कई गांवों में ठाकुरबाड़ी की स्थापना हो जाती है, स्थापना करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड राज्य में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किया। जब चैतन्य महाप्रभु होते हैं तो ये वैष्णव के बहुत प्रख्यात संत होते हैं, रहते हैं, और ये जब आ जाते हैं झारखंड में तो इन्होंने झारखंड में अपना जो धर्म है उसका वैष्णव मत उसका प्रचार प्रसार ये करने लगे। अब हम लोग जानते हैं राम शाह के बारे में, जो 1619 से लेकर 1715 ईस्वी तक 1715 तक चला। राम शाह एक बहादुर प्रथम शाह प्रथम के समकालीन थे। राम शाह जो थे वो बहादुर शाह के प्रथम समकालीन थे, और इन्होंने नवरत्नगढ़ में कपिलानाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राम शाह जो थे इन्होंने नवरत्नगढ़ में एक कपिलानाथ मंदिर का निर्माण करवाया, और इसके इन्होंने रीवा के राजा से युद्ध और समझौता किया था। जो राम शाह थे वो रीवा के राजा से युद्ध का समझौता किया था, और इसके पुत्र अनिनाथ शाह का विवाह रीवा की राजकुमारी के साथ हुआ था। और बस इतना ही जानना है कि देखिए राम शाह जो 1690 से
15 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसके बारे में बस इतना सा जानिएगा आप लोग कि रामशाह बहादुर शाह प्रथम के समकालीन थे। इन्होंने नवरत्नगढ़ में कपिलानाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने रीवा के राजा युद्ध का समझौता कर लिया था। और क्यों? क्योंकि रामशाह के जो पुत्र थे अनीनाथ शाह, उसका विवाह रीवा की राजकुमारी के साथ संपन्न हुआ था। बस आपको इतना याद रखना है। अब हम लोग आते हैं एनीनाथ सहदेव पर। एनीनाथ जो सहदेव थे, एनीनाथ सहदेव एक बड़कागढ़ के राजा थे। एनीनाथ सहदेव जो थे वो बड़कागढ़ के राजा थे और इन्होंने 1691 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर रांची का निर्माण कराया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एनीनाथ सहदेव ने। और इन्होंने हटिया बाजार की भी स्थापना की थी। हटिया जो बाजार है वो एनीनाथ सहदेव की स्थापना, एनीनाथ सहदेव ही हटिया बाजार की स्थापना कर दी। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा की पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दुर्जन साल की ओर। तो दुर्जन साल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। 12 साल वो कैद में रहे थे। हम लोग पहले देखे थे दुर्जन साल 12 साल ग्वालियर के किले में जहांगीर के द्वारा कैद में रहे और उन्हें हीरे की बहुत अच्छी परख होने के कारण इसे जहांगीर के द्वारा शाह की पदवी दी। दुर्जन साल से वो दुर्जन शाह कहलाए। और ये नवरत्नगढ़ के किले का भी निर्माण करवाया था। दुर्जन साल ने नवरत्नगढ़ के किले का निर्माण कराया। हीरे की अच्छी परख होने के कारण इन्होंने दुर्जन साल के जगह शाह की उपाधि दी। और किसने दी थी ये उपाधि? जहांगीर ने दी थी। और दुर्जन साल को 12 साल तक ग्वालियर के किले में जहांगीर के द्वारा बंदी बना लिया था। क्यों? क्योंकि दुर्जन साल टैक्स के लिए नहीं माने थे। हम लोग मधुकरण शाह के बारे में जानते हैं। मधुकरण शाह जो थे वो अकबर के शासन काल में शाहबाज खान के द्वारा राज्य में आक्रमण किया था। अकबर के जो शासन काल में जो शाहबाज खान थे उसके द्वारा राज्य में आक्रमण किया गया था। और मधुकरण शाह ने 1591 ईस्वी में कुतुलुग खान उड़ीसा के विरुद्ध मुगलों का साथ दिया था। ये भी हम लोग पढ़ चुके थे पहले ही कि मधुकरण शाह कैसे मुगलों का साथ देते हैं तुगलक खां के विरुद्ध में 1591 ईस्वी में। ठीक, तो आज का तो यहीं तक क्लास था। आज ये थोड़ा लंबा क्लास है तो आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा। और मैं आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ एक चीज़ कि आप लोग जब भी मैं पढ़ाऊँ तो आप जब भी मैं क्लास लेती हूँ तो आप लोग प्लीज़ 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 ये वीडियो देखते समय आप लोग कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठिए ताकि कुछ कुछ नोटिंग करते रहे। इससे क्या होगा, एकदम बहुत शीशे की तरह आप लोग को कोई भी डाउट साफ हो जाएगा और अच्छे से समझ भी आएगा। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। जो एग्ज़ाम गवर्नमेंट झारखंड गवर्नमेंट जॉब स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट, तो उसको हेल्पफुल मिल सके। बहुत ज़्यादा यूज़फुल क्लास होने वाली है और है भी। आप लोग प्लीज़ 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 इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।